हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का जो आपका पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो आर्टिकल होता है उसके डिफरेंट पहलू को दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने, चाहे वो आपके प्री में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 29 का अक्टूबर का एनालिसिस हम देख रहे हैं और इसमें एडमिशन के बारे में अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और सिलेबस के मुताबिक ही जो स्टडी मटेरियल है वो दिया जाएगा। और इसी के साथ रेगुलर टेस्ट भी रहेगा, वीकली हम उसको कंडक्ट करेंगे। अभी जो फाउंडेशनल बैच के जो पहले स्टूडेंट है उनको हम प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वीकली सॉल्व करवाएंगे। 50 क्वेश्चंस संडे होगा और मंडे को उसका रिजल्ट दिया जाएगा। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन कराते जाएंगे। और जैसे आपका धीरे धीरे जो आपका फैक्चुअल चीजें जैसे ठीक हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम ग्रेजुअली मेंस आंसर राइटिंग के और भी शिफ्ट करेंगे। ओके, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट हिमालय के बारे में, कि जो हमारा हिमालयन रीजन है जिसका जो स्ट्रेच है, जो फैलाव है, लगभग 2500 किलोमीटर है। आप हमारे जम्मू कश्मीर रीजन से लेके पूरे पूर्वांचल तक अगर हम देखें जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, तो उसमें क्या है, जो हिमालय है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन चेन है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो यंग माउंटेन है। और ये 78 मिलियन ईयर्स पहले इसका आपका जो सर्ज है वो हुआ। और आज भी ये माउंटेन क्या है, काफी आपका जो एक वल्नरेबल इसका पोजीशन है हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूअसली आपके यूरेशियन और इंडियन प्लेट का टकराव है वो देखा जाता है। तो इसमें अभी 1900 के पहले अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो डिजास्टर्स वो रही थी। लेकिन 1900 के बाद स्पेसिफिकली अगर देखें तो 1970s के बाद क्या है, काफी ज्यादा जो आपका डिजास्टर का रेट है, परसेंटेज है, इवेंट है, वो काफी बढ़ गया है। तो उस डिजास्टर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर, जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स है उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिजास्टर्स लाइक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड होता है, फिर लैंडस्लाइड्स देखी जाती है, क्लाउड बर्स्ट देखा जाता है, जो हम डिफरेंट स्टेट में देख सकते हैं जो हिमालय में बसी हुई है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर आपका उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम देखें तो आपके सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। और अगर हम दूसरे नेशन में देखें तो उसमें पाकिस्तान को ले सकते हैं, फिर देन भूटान का हम देख सकते हैं, फिर चाइना का जो तिब्बत रीजन है उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो एंटायर रीजन है ज्योग्राफिकली अगर देखें, जो भी मैंने रीजन के नाम बताए हैं इन देशों के, वो उसमें आपका हिमालयन रीजन में लाई करता है। तो अभी जो डिजास्टर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, उसके लिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ऐसे तो करने को बहुत कुछ है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है जिससे अथॉरिटी को और जो लोकल पॉपुलेशन है उनको पहले पता चल जाता है, जिससे क्या किया जाता है, जा सकता है डिजास्टर को बहुत हद तक आपका उससे जो आपका लॉस होने वाला है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। या फिर हम पहले अगर पता लगता है तो जैसे इवैक्यूएशन करना या फिर लोगों को सेफ शेल्टर देना, उस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। प्लस जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट प्लानिंग है, चाहे रोडवे हो, रेलवे हो, हाईवे हो, या फिर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक तरीके से सेटल करवा सकते हैं। तो वही चीज इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मेन आर्ग्यूमेंट में वही चीज इसमें मेंशन की गई है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि जो क्राइसिस है वो काफी ज्यादा डीप हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि जो आपका क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, हिमालय का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसी का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर। तो इसीलिए इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक प्रायोरिटी बताई गई है कि ये नेशनल प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखें तो एक्सेलरेटिंग वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ रही है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हाइट बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर का आपका गिराव होता है, कम होता है। लेकिन हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा बहुत राइज देखा गया है, और थोड़ा भी मतलब आपका 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़े तो उससे क्या है, लगभग जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 7% तक बढ़ जाती है। मतलब ज्यादा आपका इवापोरेशन होता है, और उससे क्लाउड बर्स्ट जैसे जो प्रॉब्लम है वो हम देख सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ या फिर आपकी ज्यादा इवापोरेशन हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो जो ग्लेशियल लेक है वो भी क्या हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है, जैसे कि हमने सिक्किम में देखा था। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपका ड्रास्टिक राइज इन डिजास्टर है। तो 1900 से लेके 2023 के बीच में अगर देखें तो 2000 से भी ज्यादा डिजास्टर हो चुका है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, लैंडस्लाइड हो चुका है। तो ये हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज है वो एक्टिव हो गई है। फिर क्रिटिकल लैक ऑफ ईडब्ल्यूएस, तो इसमें सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो कम है तो उसको लगाना चाहिए। देन हम देख सकते हैं स्केल एंड एक्सेसिबिलिटी। यूनिक चैलेंज में क्या है कि जो स्केल है आपका, अगर हम माउंटेन को देखें तो उसका जो फैलाव है वो लगभग 2500 किलोमीटर का है। तो उसमें पूरे एरिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, उसको स्केलिंग करना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी देखें तो कॉस्ट में जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज्यादा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या रहती है, डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स रहती है, और इसमें भी ये भी प्रायोरिटी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं प्रायोरिटाइज किया गया है जितना किया जाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है डेटा रिक्वायरमेंट। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो डेटा चाहिए, प्रॉपर डेटा अगर नहीं रहेंगे तो क्या है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाएगी, और उससे क्या है, आपका जो डिजास्टर का वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अब फेलियर ऑफ प्रायोरिटी है। तो इसमें स्पेशली कहा गया है कि हिमालयन रीजन को जितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए टू प्रोटेक्ट इट्स इकोलॉजी, ओके, टू प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबिलिटी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, वो कम देखा गया है इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उसको ठीक करना जरूरी है। देन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इश्यूज अगर देखें तो प्री 20th सेंचुरी में क्या है, अर्थक्वेक जैसे प्रॉब्लम आते थे। क्यों अर्थक्वेक, बिकॉज ये एक्टिव फोल्ड माउंटेन है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, तो वो एक आपका इसका नेचुरल रीजन है। तो अर्थक्वेक होता है वो ठीक है, ओके, उससे वो काफी नेचुरल है। लेकिन जो आपके क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से जो डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या है, बेटर प्लानिंग करना जरूरी है, वो चीज इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें अगर देखें तो अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 1950 में अगर देखें तो इसमें धीरे धीरे क्या है, हमारे देश ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ली। जैसे फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लानिंग था, उसमें एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डैम बनाना। फिर सेकेंड जो प्लानिंग था उसमें इंडस्ट्री में ध्यान दिया गया, तो इंडस्ट्री में आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाना, या फिर हाईवेज डेवलप करना, रोडवेज डेवलप करना। तो इसके वजह से क्या है, जो हिमालयन रीजन है उसका जो इकोसिस्टम है वो काफी बिगड़ गया है। तो अभी आप अगर देखें इसमें 1970 से लेकर 1990s में, तो हिमालयन रीजन में जो चिपको मूवमेंट हुआ था उससे क्या पता लगता है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के वजह से इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स है वो हम देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फिर 2000 से 2010 के बीच में देखें तो 2005 में क्या आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। जो डिजास्टर है उसको कैसे इंस्टीट्यूशनली मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे अथॉरिटी जो है काम करेगी, वो चीजों को आपका फिक्स किया गया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और उसमें एनडीएमए हो, एसडीएमए हो, डीडीएमए हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट ऑफ जो आपकी बॉडीज है उनको फॉर्म किया गया ताकि बेटर डिजास्टर मैनेज किया जा सके। ओके, लेकिन फिर भी हम क्या देख सकते हैं, एक आपका शॉर्ट ऑफ फेलियर इसमें देख सकते हैं। 2020 के बाद देखें तो जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का प्रॉब्लम है वो 40% तक राइज हो चुका है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। रिसेंट जो जम्मू कश्मीर का फ्लड है, फिर केदारनाथ में जो फ्लड देखा गया था 2013 में, फिर सिक्किम में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखा गया, और जो आपका लगातार जो लैंडस्लाइड्स होती रहती है इन रीजन में, इंक्लूडिंग इन अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन, ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि किस तरीके से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो हिमालय को और ज्यादा फ्रेजाइल बना रही है, जो इसका वल्नरेबिलिटी है
उसको और इंक्रीज कर रही है। तो इसके लिए क्या जो आप सजेशंस दे सकते हैं, पहले तो आपको देना है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रही है उसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, इस तरीके के जो चीज है वो हम देखेंगे, या फिर अर्थक्वेक का बढ़ना। ओके, वो चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें उसमें सजेशन देना होगा कि बेटर पॉलिसी बनाना है, हर स्टेक होल्डर को लेना है, देन आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको डेवलप करनी है। ओके, तो चैलेंजेस इसमें क्या है? एक तो आपका जो ज्योग्राफी है काफी आपका वास्ट है, बहुत इनएक्सेसिबल टेरेन है। दूसरा देखें तो रिमोट वैलीज बहुत सारी है, हार्श कंडीशन है। टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली अगर इसको देखें तो क्या चैलेंजेस है? जो कॉस्ट रहेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम का वो बहुत ज्यादा रहेगा। देन जो डेटा स्कैसिटी है वो भी एक प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं कि जितना हमें डेटा चाहिए उतना हम अभी के समय कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो एक टाइम लैग है, क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा कि जो डिजास्टर की जो संभावनाएं हैं उसके लिए जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको रियल टाइम में कलेक्ट करना जरूरी रहेगा। उसमें अगर लैग रहता है तो अगर समझ लीजिए कि डिजास्टर हो गया, उसके बाद कोई जो डेटा है वो आ रहा है, तो उससे क्या होगा? उस डेटा का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर साइंटिफिक मॉडलिंग करना जरूरी है। क्या मॉडलिंग करना है? नीड फॉर प्रिसीजन, एकदम एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। तो प्रिसीजन क्या कहता है कि एक्यूरेट डेटा कलेक्शन करना जरूरी है। और जो आपका लोकल डायनेमिक्स है, अरुणाचल का लोकल डायनेमिक्स अलग हो सकता है, सिक्किम का अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें लेना है। इसमें वन साइज फिट ऑल अप्रोच को नहीं अपनाना है। नेक्स्ट अगर देखें तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस में हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रायोरिटी है वो लैक है हिमालयन रीजन को लेके। प्रायोरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन क्या करना है? हमें इकोसेंट्रिज्म के पर्सपेक्टिव से देखना है, नॉट ओनली फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव। तो उसमें हम एक जो है पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना होगा। फिर एक ब्लैक स्वॉन फैलेसी आप देख सकते हैं कि इट्स ए एक्ट ऑफ गॉड, कि एक्ट ऑफ गॉड है जो भूकंप आया है या फिर आपकी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? अंडरमाइन कर रहे हैं भगवान को दायित्व देके। तो उसमें क्या करना है? गवर्नमेंट को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना काफी जरूरी है। ओके, जस्ट अ मिनट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो की टर्म्स है। आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको की टर्मिनोलॉजीज का जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है जो हमने देखा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक। देन क्लाउड बर्स्ट क्या है? इंटेंस रेनफॉल। ओके, 100 mm पर आवर जब होगा इन अ स्मॉल एरिया, उसी को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। फिर लैंडस्लाइड क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल। ओके, देन हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? जो आपका वाटर साइकिल और वेदर साइकिल में जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कहा गया है हाइड्रोमेटियोरोलॉजिकल प्रोसेस। हैजार्ड मैपिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना जो हाई रिस्क जोन है उसको। ओके, देन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में हमें क्या करना है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना है कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको हमें आपके इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी है। सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक गेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है सोसाइटी को, इकोनॉमी को, कल्चर को, सभी को। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना है। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से हमें देखना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो वो चीज हमें इसमें अप्लाई करनी होगी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है उसको नहीं देखना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करवाना है। तो इसमें हम एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का अप्रोच है उसको ले सकते हैं, इकोसेंट्रिसिज्म का जो अप्रोच है उसको ले सकते हैं रादर देन एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। देन रिजेक्शन ऑफ फैटलिज्म। तो हमें ये जो एक होता है ना कि भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है या फिर एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसको हमें दूर करना है। ये मानना है कि ये हमारा फेलियर है, ये ह्यूमन फेलियर है, ये पॉलिसी फेलियर है, ये एग्जीक्यूशन का फेलियर है। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन में देखें तो सोशली अगर देखें तो फ्लड से क्या होता है? जो सोसाइटी है वो काफी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। पॉलिटिकली देखें तो आपकी जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करना होगा क्या? डेवलपमेंट
और कैसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर डिजास्टर्स ज्यादा आती रहेंगी तो उससे क्या होता है, आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। एथिकली देखें तो ब्लैक स्वॉन का जो प्रिंसिपल है, एक्ट ऑफ गॉड कह के क्या किया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड किया जाता है, तो उसको दूर करना है। इंटरनेशनली अगर देखें तो कंट्रीज लाइक चाइना है या फिर डिफरेंट जो वेस्टर्न नेशंस है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है टू मेंटेन डिजास्टर और मैनेज डिजास्टर, वो हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजास्टर्स की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर को, टूरिज्म को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। बाकी इसमें हमने लिंकेजेस दिखाए हैं आपको कि आप अगर घर में बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ज्योग्राफी क्लास 11 का 12 का आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी साइंस में आप जो क्लास 10 का साइंस है उससे आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन इंपैक्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। और बाकी ये जो टॉपिक है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आ सकता है। ज्योग्राफी 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से वोल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक हम पढ़ते हैं, तो उसमें अर्थक्वेक में आपका जो हिमालयन रीजन है उसका वल्नरेबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। ओके तो अभी हम जब एक पर्टिकुलर हिमालय का टॉपिक ले रहे हैं उसमें डिजास्टर का, तो उसमें हमें ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी बेटर होना जरूरी है। जब ज्योग्राफी रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, उस सभी चीजों को हम लिंक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जीएस पेपर 2 से देखें तो गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी क्या है, ये जो आपका आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। ओके मतलब कोई भी एक, आप किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए, उससे आप क्या है पूरा सिलेबस को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक समझने के लिए, तो अभी डिजास्टर समझने के लिए आपको ज्योग्राफी समझना जरूरी है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए आपको गवर्नेंस समझना जरूरी है, फिर आपको डिजास्टर के लिए आपका एनवायरनमेंट भी समझना जरूरी है कि डिजास्टर, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से डिजास्टर कैसे बढ़ रहा है। ओके फिर एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट जो है या फिर जो कॉर्पोरेट है उसको किस तरीके से रेस्पॉन्सिबली जो डेवलपमेंट करनी है, आगे बढ़ानी है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। ओके तो उस तरीके से क्या है, चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना जरूरी रहेगा, तभी क्या है आप बेटर आंसर कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि चीजों को हमें काफी पर्सपेक्टिव से लिंक करके देखना जरूरी है। ओके फिर ऑप्शनल के पेपर से भी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप यूपीएससी अपेयर कर रहे हैं तो अभी वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको हमें नेशनल प्रायोरिटी बनाना जरूरी रहेगा कि ये नेशन का प्रायोरिटी हो, क्योंकि डिजास्टर से क्या होता है सोसाइटी को, इकोनॉमी को काफी लॉस फेस करना पड़ता है। इन्वेस्ट करना होगा किसमें, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हमारा खुद का टेक्नोलॉजी बने। जैसे रिसर्च बाय आवर जो एकेडमिशियंस है, लाइक IIT के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं, देन जो इसरो है वो रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम प्रिसीजन क्या कर सके, आपकी डेटा को कलेक्ट कर सके टू मैनेज डिजास्टर। ओके आई होप चीजें आपको समझ में आई है। देन क्या करना है, बिल्ड एन इंटीग्रेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक इंटीग्रेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। तो इसरो कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है या फिर आपकी और कोई डिफरेंट एजेंसी कोई डेटा कलेक्ट कर रही है, एनडीएमए के पास कुछ डेटा है, तो सभी डेटा को क्या एक इंटीग्रेटेड तरीके से हमें देखना जरूरी है, ताकि हम स्विफ्ट तरीके से जो एक्शन है उसको ले सके समय रहते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं एडॉप्ट अ ग्राउंड अप मॉनिटरिंग फोकस। तो ग्राउंड लेवल में भी क्या होगा, मॉनिटरिंग करना जरूरी रहेगा। जैसे आपका सिस्मोलॉजिकल रिस्क कितना है, हाई रिस्क रिमोट एरियाज जो है, वैलीज जो है, उनको देखना पड़ेगा। फिर स्ट्रेंथन करना है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को। तो जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहेगा तभी बेटर डेटा कलेक्शन होगा और बेटर हम लोगों के साथ अवेयरनेस फैला पाएंगे और डिजास्टर के समय जो भी आपके ड्यूरिंग डिजास्टर जो भी फैसिलिटीज देनी होती है वो दे पाएंगे। ओके नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए आप इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क है, फिर कुछ एक हियोगो फ्रेमवर्क भी था, तो इन सभी चीजों का मेंशन हम कर सकते हैं। तो जो हायोगो था शायद, ओके मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, तो हायोगो तो पूछा जा सकता है कि हायोगो इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके ये एक्सपायर्ड हो चुका है, अभी जो नया है 2015 से 30 तक वो है सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान में लिया गया था। ओके जिसमें डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को कम करना, ह्यूमन लॉस को कम करना, फिर इकोनॉमी का लॉस जो है उसको मिनिमाइज करना, फिर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वैसी चीजें उसमें मेंशन की गई है। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है रीथिंकिंग इमिग्रेशन इन द एज ऑफ एक्सक्लूजन। तो इसमें एक आपका काफी अच्छा नुआंस जो है
दिया गया है। काफी अच्छी एक धारणा इसमें बताई गई है, काफी क्रिटिकली चीज को देखा गया है। तो किस तरीके से, ध्यान रखिएगा कि एक समय था जैसे 1400 में, तो 1400 में जो आपके यूरोपियन नेशंस थे, लाइक ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ओके, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस आपके निकले थे यूरोप से टुवर्ड्स अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने जो आज का यूएसए है उसको डिस्कवर किया, ऐसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें ये, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब यूरोपियंस जाते थे दूसरे देशों में, वो माइग्रेट करते थे, तब वहां पे जाके वो ये जस्टिफाई करते थे कि उन्होंने एक नई जगह को डिस्कवर की है और उन्होंने उस जगह को सिविलाइज किया है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि उनके माइग्रेशन की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी, उनका जो आपका लोकल पॉपुलेशन का जो सिस्टम था, नॉलेज था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको जो उन्होंने बिगाड़ा, उनके साथ जो आपकी जो जिनोसाइड की या फिर उनको तकलीफ पहुंचाई या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, ये वो कभी नहीं बताते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, जो आपका उन्होंने डिफरेंट नेशंस में इंकर्शन किया और दूसरे देश में गए, उसमें वो अपने जाने को क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। और जो एक हिस्ट्री है उसमें एक आपका क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन हमें मिलता है। तो आज के समय पे जब हम अमेरिका माइग्रेट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज है, ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे मैक्सिको के लिए वॉल लगाना या फिर आपके माइनॉरिटी के लिए जो पॉलिसीज है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक हेट या फिर एक एक्सक्लूजन आप उसमें देख सकते हैं। ओके, तो इससे क्या है, एक जो डबल स्टैंडर्ड है वो देखा जा सकता है अक्रॉस द हिस्ट्री। तो अभी आज के समय पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस होने की वजह से, रिफ्यूजी क्राइसिस होने की वजह से, वार होने की वजह से, हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लाइक पहले यूरोपियन ने जैसे आपके डिफरेंट रीजन में एक्सेस किया था, ओके, कि ताकि वो रिसोर्स ले सके, वहां पे कुछ उनको काम मिल सके, उनका कुछ कमाई हो सके। तो लाइकवाइज आज के समय पे क्या है, उस समय तो वो बहुत ज्यादा पावर लेके गए थे, क्यों, कॉलोनाइज करने के लिए। लेकिन आज जो व्यक्ति जा रहे हैं वो कॉलोनाइज करने के लिए नहीं जा रहे, वो मूव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू गेट अ बेटर लिविंग कंडीशंस। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, जो आपका इमिग्रेशन पॉलिसीज रहता है बाय डिफरेंट नेशन, मतलब जो आपके देश में कौन आएगा कौन रहेगा, तो उसमें क्या है, जो हॉर्शनेस है उसको मिनिमाइज करना जरूरी है, वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो अक्रॉस द हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ है। तो 15 सेंचुरी से पहले देखे, मतलब 1400 सन से अगर पहले देखे, तो ये क्या था, एक नॉर्मल सा प्रक्रिया था कि लोग जाते थे, आपके जहां सुविधाएं मिल जाए वही जाते थे, बसते थे। उसके बाद वो चीजें सिस्टमैटिक हो गई, और जो आपके जिस देश ने रेनेसांस फेस किया, रेनेसांस मतलब जो पहले लॉजिक, रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी में डेवलप हुए, उन्होंने डेवलप करके दूसरे रीजन में इसीलिए नहीं गया कि कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमें लेनी है, इसीलिए गए कि वहां पे उनको डोमिनेंस फैलाना है। ओके, तो वही इस आर्टिकल का क्या है, मेन आपका क्रक्स, मेन जिस्ट है। ओके, तो इसमें आप बाकी देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगी, ये चीजें आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जब जिस देश में गए, वहां पे जब नेशनलिज्म का सर्ज हुआ, कॉलोनियलिज्म को अगेंस्ट किया, तो उन्होंने उसको टेररिज्म का नाम दे दिया और वहां पे बस गए वो जाके। ओके, सेटलर बन गए। जैसे अमेरिका जो है वो एक सेटलर कॉलोनियलिज्म है, वहां पे जो लोग आज के समय पे है, जो रूल कर रहे हैं, दे आर नॉट द ओरिजिनल पीपल, दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप। ओके, तो वहां पे लोकल पॉपुलेशन को ही क्या कर दिया, आपका हटा दिया पूरा कंप्लीटली, और या फिर सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करने लगे। तो वो चीजें क्या है, हिस्ट्री में हमें नहीं बताई जाती है, या फिर बताई जाती है तो भी उसको ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, उनके लिए टर्म्स ही चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे सिविलाइजिंग मिशन या फिर व्हाइट मैन्स बर्डन। ओके, लेकिन व्हाइट मैन्स बर्डन या फिर जो रेशियल सुपीरियरिटी की वजह से जो आपके डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो एक्सक्लूजन हुआ है, जिसका जो बर्न है वो आज भी हम फील कर सकते हैं। तो वो सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। आई होप चीजें आपको समझ में आई है। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हमने और डिफरेंट से आर्टिकल इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, तो ये थोड़ा लोड होने में देरी हो रहा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं। तो इस सभी आर्टिकल्स को हमने उसी तरीके से इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है और उसी तरीके से चीजों को बनाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल आप ये आर्टिकल देखें। ओके, तो इसमें भी हमने जो कैपिटलिज्म है उसके ऊपर ये जो आर्टिकल कहता है वो चीजें हमने पहले इसका मेन सब्सटेंटिव पार्ट को इसमें दिखाया है। देन इसमें इसका जो हिस्ट्री है, तो इससे क्या है, चीजें फिर से आपकी लाइसेंस राज हो, एलपीजी रिफॉर्म्स हो, तो इन चीजों को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सभी आर्टिकल्स को देखना है। तो आज के क्लास में इतना ही था। कल मैं फिर से
डिफरेंट चीज़ों को लिंक करके आपको आप किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है वो बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही।